सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। वर्ण विचार जो है, जो वर्णों के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे आज हम। वर्ण विचार के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों का समावेश होता है। तो आइए देखते हैं कि वर्ण विचार आखिर है क्या। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा जो हम बोलते हैं, उस भाषा के अंदर बोली, लिपि और व्याकरण की शुद्धता देखने को मिलती है। भाषा को सीखने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है और शब्द जो होते हैं वो वर्णों से बनते हैं और शब्द या पद से वाक्य बनते हैं। क्लियर? पहले आएगी भाषा, भाषा के अंदर आएंगे वर्ण, वर्ण से बनेंगे शब्द और शब्द से बनेंगे पद या तो फिर वाक्य। क्लियर? चलो आगे। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, एक शब्द दिया है कलम और एक वाक्य दिया है अनुराधा कलम से लिख। अनुराधा क्या है? तो अनुराधा करता है, ठीक है। कलम क्या है? वस्तु है। और लिखने की क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। तो वाक्य के अंदर ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये हम वाक्य विचार के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन जब वाक्य बनता है तो उसके अंदर कर्म क्रिया होती है और होती ही है। ऊपर दिए गए शब्द, ऊपर एक शब्द दिया गया है कलम, उसके बाद कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया है। पहला कलम एक शब्द है, फिर एक वाक्य दिया है, यानी दोनों चीज़ आपको बताई गई है। पर वर्ण क्या है? तो फिर आइए वापस देखें। देखो, यहाँ एक शब्द है, ये एक वाक्य है, तो वर्ण क्या है? तो वर्ण यानी स्वर और व्यंजन दोनों का समावेश होगा। क, ख, ग, बड़ा ग, अंग। तो यहाँ पे ये सब जो है वो अकेले अकेले वर्ण है, ठीक है। इन वर्णों को हम मिला दे, जैसे क, ल, म, तो ये शब्द बना और शब्द से वाक्य बन गए। तो आप वर्णों के अंदर किन चीज़ों का समावेश याद रखोगे? स्वर और व्यंजन का। क मूल ध्वनि नहीं है, क्योंकि इसके दो ध्वनि क जमा अ है, जिसका खंड किया जा सके वह ध्वनि है। मूल ध्वनि नहीं, मूल ध्वनि नहीं, मूल ध्वनि ही वर्ण है, जैसे क और अ वर्ण है। कहने का मतलब उन्होंने हमें यहाँ पे क दिया, ठीक है। अभी क के अंदर से हमें ध्वनि क्या आती है? तो क, तो जमा अ, तो इसके नीचे जब हलंत लगता है तो क जो है वो आधा हो जाता है। और आधा यानी इस तरीके का नहीं, बल्कि पूरा ही क लिखना है और फिर बन जाएगा, उसकी ध्वनि निकल जाएगी अ। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये सारे व्यंजनों में इसका समावेश किया जाता है ध्वनि के रूप में। और सारे व्यंजनों से जब ध्वनि निकल जाती है तो उसका खंडन हो जाता है और ध्वनि का रूप बदल जाता है। इसीलिए कहा कि मूल ध्वनि नहीं होती। मूल क्या है? मूल क है। मेन शब्द क्या है? मेन वर्ण क है और उसके अंदर समावेश किसका है? तो अ का समावेश है। किस तरीके का समावेश है? तो ध्वनि के रूप में उसका समावेश है। वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण या अक्षर के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। सार्थक यानी मीनिंगफुल वर्ड्स। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। जब शब्द सही होते हैं तो वाक्य भी बनते हैं। वाक्य के मेल से भाषा बनती है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक शब्द दिया माता, ठीक है। अभी क्या है कि म जमा आ जमा त जमा आ, शब्द बना माता। किस तरीके से माता बना? तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, जो हमें ध्वनि के रूप से उसको अलग करना है, ठीक है। तो वैसे हुआ ये। उसी तरीके से बेटा, बेटा दिया है कि बे, तो ब
जमा ए, एक ही मात्रा है कि नहीं, एक मात्रा वाली। फिर ट जमा आ यानी टा, बेटा, शब्द बना बेटा। तो इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। आइए देखिए, इन शब्दों में माता ध्वनि है, म जमा आ जमा त जमा आ मूल ध्वनि है। इसके खंडन नहीं किए जा सकते। म है, त है, उसके अंदर आ की मात्रा है, तो वो मूल ध्वनि कही जाती है। इसका कोई पार्टिसिपेंट या डिवाइडेड नहीं होता, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। कहने का मतलब व्यंजन जो आते हैं ना, उसके अंदर दूसरी चीज़ों का समावेश होता है, स्वरों की मात्रा आएगी, लेकिन स्वर जो होते हैं ना, वो कभी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वरों को कभी बांटा नहीं जाता, वो ध्वनि रूप में उसका समावेश रहता ही है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि मुख से प्रयास के बाद निकली ध्वनियाँ लिखने पर वर्ण या शब्द कहलाती है। जब मुख से हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनि निकलती है, कोई भी वर्ण बोल लो, कोई भी शब्द बोल लो, उन ध्वनि जब बोलने के रूप में, वर्णों या अक्षरों के रूप में हम जब बोलते हैं या लिखते हैं, तब वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। ध्वनि लिखित रूप की अवस्था वर्ण है, अथवा वर्ण की मौखिक अवस्था लिपि है। ध्वनि यानी आप जो शब्द बोलते हो वो आपने लिखे तो वो लिखित अवस्था हो गई, और जो वर्ण आपने लिखे वो पढ़े या सुने या बोले तो वो मौखिक ध्वनि हो गई। क्योंकि जब तक आपको स्वर, व्यंजन और मात्राओं का ज्ञान नहीं है, तब तक तो आप कोई शब्द बोल ही नहीं सकते। और जब आपको उसका ज्ञान है और आप शब्द बोलते हो तो वो आपका मौखिक रूप हुआ, और बोले हुए शब्द को जब आप लिखित रूप देते हो तो वो उसका लिखित अवस्था हो गई। इस तरह ध्वनि और वर्ण एक ही वस्तु के दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। ध्वनि भी है, ध्वनि यानी आवाज़, आवाज़ यानी स्वर, और वर्ण यानी क्या, तो वर्ण यानी स्वर और व्यंजन दोनों है। दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि वर्ण के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों का समावेश होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जैसे कि हम कहें कि स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त अयोगवाहक संयुक्त व्यंजन आगत ध्वनि एवं ड ढ की वर्णमाला के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमें आज फिर से पढ़ने हैं स्वर और व्यंजन। पढ़ोगे ना? देखो यहाँ पे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से होता है, जिसका कोई बंधन नहीं होता, उसको कहा जाता है स्वर। स्वर यानी क्या? तो स्वर यानी अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। स्वरों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट से मुंह से बाहर आ जाती है। हमारा मुंह यानी हम जहाँ बोलते हैं वहाँ पे हमारे मुंह में ओष्ठ है यानी होठ है, लिप्स है, जिह्वा है यानी जीभ है, टंग है, दंत है यानी दांत है, ठीक है। और उसको कोई भी चीज़ को छुए बिना हमारे स्वर जो है वो बाहर आ जाते हैं। हिंदी के स्वरों की संख्या वैसे देखने जाओगे तो 13 होगी, लेकिन उसके मूल स्वर जो है वो 11 है। कैसे 11 है? देखो, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और अह जो है ये है अनुस्वार, और ये जो है वो है विसर्ग, ठीक है। और ये है अनुनासिका, चंद्र बिंदु। चंद्र, ये चंद्र और ये बिंदु,
ठीक है, उसको कहते हैं अनुनासिका। क्लियर? इसीलिए वो पीछे वाले दो गिने नहीं जाते। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनके 3 भेद रखे गए। ह स्वर यानी ह्स्वई, दीर्घ स्वर यानी दीर्घव और लुप्त स्वर जिसका उच्चारण आमतौर पर कुछ ही शब्दों में किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे ह स्वर में कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उसको ह स्वर कहते हैं। तो ह स्वर हमारे सिर्फ 4 है। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। ये बोलने में कम समय लगता है। री की मात्रा के रूप में लगाई जाती, किंतु इसका उच्चारण री के समान भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह स्वर यानी ये स्वर बोलने से दुगना समय यानी ज़्यादा समय लगता है, तब उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। कैसे? तो देखो, अ बोलोगे तो कम समय लगेगा, लेकिन आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये सारे जब आप दीर्घ स्वर वाले स्वर बोलोगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो फिर लुप्त स्वर किसे कहते हैं? देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, हम ऐसा कौन सा एक शब्द है जिसे हमें ज़्यादा समय लग जाता है? जैसे ओम, ओम खींचना पड़ता है, ओम, राम, रो, ऐसे रोम, 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 ऐसे जो शब्द हैं उसको लुप्त स्वर कहे जाते हैं और वो इस प्रकार की ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इसे लुप्त स्वरों के अंदर माना जाता है। कुछ ध्वनियाँ स्वर की भांति ही स्वतंत्र होने पर भी उसकी श्रेणी नहीं आती, किंतु व्यंजन के साथ स्वर की भांति ही प्रयुक्त की जाती है। उन्हें अयोगवाहक कहते हैं। जैसे अम, अह आया कि नहीं, अयोगवाहक कहलाते हैं। इनको वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले रखा गया है। देखो, हमने स्वर पढ़ेंगे ना तो स्वर के अंत में अम और अह आएगा और इन दोनों के बाद व्यंजन शुरू हो गए। समझ में आया? इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ऐसा कहा कि वर्णमाला में स्वरों के बाद यानी लास्ट में और व्यंजनों से पहले रखा गया है। अम को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं, अम को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अरे यार, अनुस्वार, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है उसको अनुस्वार कहते हैं। जिन स्वरों में हम उच्चारण करें बिंदी के रूप में, ऐसे से बिंदी लगानी है जो शब्दों के ऊपर लगती है, उसको अनुस्वार कहते हैं। एक मिनट, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि अंश, भ्रंश, हंस, संग, पंख, बंदर, बंदर, ऐसे। ठीक है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों में के स्थान पर होता है। अब यहाँ पे आपको पता चला कि पंचम वर्ण किसे कहते हैं। तो पंचम वर्ण जानने के लिए हमें व्यंजन बोलने पड़ेंगे और उसी व्यंजनों को मैं बताऊंगी आपको अभी। देखिए, पंचम वर्ण का प्रयोग किस तरीके से होता है। जैसे कि कंधा ऐसे भी लिख सकते हो, कंधा ऐसे भी लिख सकते हो, पंचम ऐसे भी लिख सकते हो, पंचम ऐसे भी लिख सकते हो, दंत ऐसे भी लिख सकते हो, दांत ऐसे भी लिख सकते हो, चंद्र चंद्र, चंपा चंपा, डंडा डंडा। तो यहाँ पे देखा ये पंचम वर्ण कहाँ पे होते हैं, आइए मैं बताती हूँ। उससे पहले देखिए अनुनासिका को। अनुनासिका जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिका कहते हैं।
इसके लिए सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि चांदनी, ठीक है। अंधेरा, अंधेरा, आँख, तो इसे चंद्र बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए, आइए मैं आपको पंचम वर्णों को मिला दूं, फिर आगे बढ़े। पंचम वर्ण इसे कहा जाता है। देखो, व्यंजन जब मैं लिखाती हूँ, जब मैं आपके पढ़ा रही हूँ, तब से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सीधा सीधा मत लिखो। 5 वर्णों की पहली लाइन जो क वर्ग में होती है, क, ख, घ, बड़ा ग, अंग के रूप में, च की लाइन, ट की लाइन, त और प। 5 वर्णों की 5 लाइन 25, ठीक है। 5 वर्णों की 5 लाइन, उसमें देखो लास्ट वर्ड में ड, न्य, अण, न और म, तो इसे कहा जाता है पंचम वर्ण, जो लास्ट में होते हैं, अंतिम वर्ण, ठीक है। देखो, विसर्ग को देखें। विसर्ग, इन ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत में आए तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है, स्वतः, प्रातः, अतः, पुनः आदि। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि में ये क्या है? चंद्र है। ये क्या है? चंद्र बिंदु है। लेकिन सिर्फ हमें चंद्र का उपयोग करके कुछ शब्द जो अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हम हिंदी भाषा में उसका प्रयुक्त करते हैं, उसको कहते हैं आगत ध्वनि। जैसे कि बाल, डाल, माल, कापी, टाफी, डॉक्टर, हाकी, ऑफिस आदि। स्वरों की मात्राओं को देखें तो स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। इसके मूल रूप के चिन्ह, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। अ जो है वो ध्वनि रूप में होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता, भाई वो तो लेनी ही पड़ेगी व्यंजनों को, तभी वो व्यंजन कहलाएंगे और स्वरों का समावेश उसके अंदर होगा। कैसे होता है? देखो, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मार्ग में कम या अधिक बाधाएं होती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन जो है तथा ड और ढ की व्यंजनों में भी आते हैं। देखो, स्पर्श व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्णों के 5 लाइन अंतस्थ स्वर यानी य, र, ल, व, उष्ण स्वर यानी श, श, स और ह, अतिरिक्त व्यंजन यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स व्यंजन वर्ण तो ड और ड, और संयुक्त व्यंजन यानी क्ष, त्रज्ञ, श्र और आगत ज, फ, जमीन, ज, जमीन ऐसे बोलते हैं, ज, फ, फारसी, फ, फारसी ऐसे। तो उसका उच्चारण जो होता है कुछ इस तरीके का रहता है। तो इसके अंदर भी पर्स व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसको हमें पढ़ना है। देखो, उच्चारण के प्रत्येक आधार पर व्यंजनों के भेद इस प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ध्वनि अंगों यानी जीभ, दांत, ओठ, तालु, मुग्धा आदि का स्पर्श होकर आते हैं उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श करना यानी छूना, ठीक है। इनकी संख्या 25 है। कैसे 25 है? देखो, मैंने आपको आगे बताया था कि 5 वर्णों की 5 लाइनें, 5 मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 5। तो क्या आंसर आएगा? 25। तो हो गई 25, यहाँ है। इनकी संख्या 25 है। पर्स व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। हर वर्ग का नाम
वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। देखो वर्ग का पहला वर्ण क्या है, तो क, च, ट, त, प। इनका वर्ग का नाम क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो वर्गों के आधार पर स्पर्श व्यंजनों के नाम रखे गए। इसके अंदर अंतिम वर्णों का भी समावेश होता है जो आगत ध्वनि के रूप में चली जाती है। देखो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच के जैसा होता है। य, र, ल और व, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण हवा मुख के भीतर रगड़ खाने के बाद बाहर निकलती है उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी गर्म जैसे श, क्ष, स, ह, तो अंदर से आती है। जैसे हमारा जो तालु होता है उसके भी अंदर से एक जैसे ध्वनि निकलती है, कुछ ऐसा मालूम होता है। तो इनकी सारी ये जो सारी प्रैक्टिस है ना, वो आप बोल के कर सकते हो। जब बोलोगे तालु, जिह्वा, मुग्धा, ये सारी चीज़, जीभ, दांत, ओष्ठ एक दूसरे से कौन से वर्ण में कैसे टकराते वो आपको पता चलेगा। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कैसे, तो देखो संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। कैसे, तो इनकी संख्या 4 है। क्ष, क जमा क्ष जमा अ, क्षमा, रक्षक, भक्षक, क्षत्रिय। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन है वो स्वर रहित है और दूसरा जो है वो स्वर के सहित है। ये स्वर के बिना है और ये स्वर के साथ है। इसकी ध्वनि जो है दोनों को मिला के एक ही निकली, ठीक है, इसीलिए उनको ऐसा कहा गया। त के अंदर त, र, अ, सर्वत्र, त्रिशूल, पत्र, पत्रिका। ज्ञ के अंदर ज, निय, अ, ज्ञान, सर्वज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान। श्र के अंदर सलगम का श, र, अ, श्रमिक, श्रवण, परिश्रम, श्रद्धा आदि। द्वित व्यंजनों की बात करें, इन वर्ण विचारों को याद रखना, संयुक्त व्यंजन को याद रखना, सारे चीज़ों को याद रखना, तभी आप संधि को अच्छे से समझ पाओगे। संधि समझने के लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता रहती है कि किस प्रकार संधि को अलग किया जाता है। कक्षा 7 के संधि का टॉपिक तो आप समझ लोगे, लेकिन कक्षा 8 में आपको डिफ़िकल्ट ज़रूर आएगी। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से और ध्यान से करना। जब भी आप सेल्फ लर्निंग करने बैठो, पढ़ने बैठो, वीडियो सुनने बैठो, टेक्स्ट बुक अवश्य लेकर बैठना। द्वित व्यंजन की बात आए कि जब एक व्यंजन का अपने समान दूसरे व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। कैसे, जैसे क, यहाँ पे देखो આપણે ગુજરાતીમાં તમે મમ્મીના મોઢે એવું પૂછો કે મમ્મી ખોડો ક કોને કહેવાય, ખોડો એટલે શું કહેવાય, ખોડો એટલે અડધો, आधा। तो यहाँ पे उसी वर्ण को हम कहते हैं हलंत वाले वर्ण। देखो देखो यहाँ क में हलंत लगा है, तो जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि जब वर्ण के अंदर हलंत लगता है तो वो वर्ण कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। लेकिन हमें आधा यानी ऐसे आधा नहीं करना है, हमें उसकी ध्वनि उससे अलग कर देनी है। तो यहाँ पे फिर हम दूसरा क लिख देंगे। तो जब ये आधा क और पूरा क मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का शब्द होगा। और फिर प लगाएंगे और आ की मात्रा, तब शब्द बनेगा पक्का। त जमा त, त्र बना पत्ता, च जमा च बना बच्चा। तो उस तरीके से आधे पूरे वर्णों को द्वित व्यंजन के रूप में लिया जाता है और इनसे कुछ इस प्रकार के शब्द बनते हैं। र, भाई ये र है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। इसके अंदर जो है वो समावेश के रूप में आप मानोगे
तो 4 प्रकार से उसका समावेश होता है। एक जो होता है अर्धचंद्राकार, जो शब्दों के ऊपर लगता है। एक जो होता है जो शब्दों के पैरों में लगता है। एक जो होता है वो शब्द के नीचे लगता है ना। और एक री की मात्रा के रूप में लिया जाता है। किसे? देखो यहाँ पे देखोगे कि र के विभिन्न रूप और विभिन्न प्रकार किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। र व्यंजन अपने मूल रूप और अन्य व्यंजनों के साथ जुड़ने के बाद भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग किया जाता है। मूल रूप में र का प्रयोग ऐसे राजू, राशिद, राशि, किनारा ऐसे होता है। मूल रूप र का सिर्फ प्रयोग, लेकिन उसके रूप किस तरीके से बदलते हैं। देखो, रैफ के रूप यानी रैफ बिना स्वर का होता है तब वो रैफ कहलाता है। र जहाँ बोला जाता है उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे पर्व, तो यहाँ पे उसका रकार दिया है, उसकी मात्रा दी है, इसीलिए वो रैफ का रूप बन जाता है, स्वर रहित बन जाता है, स्वर बिना का बन जाता है। अर्ध यहाँ दिया है प जमा अ जमा र जमा व जमा अ जमा त जमा अ, पर्वत। अर्ध अ जमा र जमा त जमा अर्ध। उसके अन्य रूपों की बात करें, बस अंतिम है। देखो, र से पहले वाला व्यंजन बिना स्वरों के होता है, तब उस व्यंजनों को पूरा लिखा जाता है। र को इस व्यंजन के पैर पर लगाया जाता है, उसको पदेन कहते हैं। एक को रैफ कहते हैं, जो शब्दों के ऊपर लगाया जाता है, इसको पदेन कहते हैं, जो शब्द के पैरों में लगाया जाता है। जैसे कि शब्द दिया है प्रकाश, चक्र, क्रम, क्रमशः, प्रश्न, ऐसे प्रकार, ऐसे प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ जमा प्रकाश। जिन व्यंजनों का आकार नीचे से गोल होता है उनमें र को नीचे से इस तरह लगाया जाता है, जैसे कि ट्रक, ट्रक। तो देखो, क्रम, ड्रम, तो ट जमा र जमा अ जमा क्र जमा अ, ट्रक। उसी तरीके से ड्रम, वैसे जब श के साथ र जुड़ता है तब वो श्र हो जाता है, और श के साथ र जुड़ने से स्त्र बन जाता है। एक होता है श्र और एक होता है स्त्र, या तो फिर स्त्र, ऐसे मानो। तो यहाँ पे श और र, स सलगम का और र साथ में लिखो तो स्र बन जाएगा, और स सड़क का और र लिखो तो स्त्र बन जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उससे शब्द बनते हैं कैसे? तो श्रमिक, श्रीमान, स्रोत, सहस्त्र आदि। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब संयुक्ताक्षर कहते हैं। क जमा त, क आधा है, जमा त शब्द बना, ऐसे। तो हम पूरा उसका उपयोग करेंगे संयुक्त। ठीक है। स्वाद, शुद्ध, ये जो है वो संयुक्त के रूप में लिया जाता है। वर्ण के विच्छेद या शाब्दिक अर्थ होता है, वर्ण विच्छेद को कहते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ जो लिया जाता है वो है अलग करना। शब्दों के वर्णों का अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कैसे कहते हैं, किस तरीके से करते हैं, आइए देखिए। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है। मूल रूप
व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। कैसे? यहाँ पे हमें एक शब्द दिया बरगद, बरगद। ये जो शब्द है उसके अंदर किसी की मात्रा नहीं है, इसीलिए सब में अ की ध्वनि ही अलग होगी। इसमें राजा दिया है तो आ की ध्वनि अलग होगी। तो यहाँ व्यंजन और स्वर दोनों को अलग करना है, उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। लेकिन जहाँ मात्रा का उपयोग हुआ है उसका मात्रा के रूप में वर्ण का प्रयोग करना है, उस वर्ण को लिखना है, उस शब्द को लिखकर उसको अलग करना है। जैसे एग्जाम्पल, राजा, ठीक है, र जमा आ जमा ज जमा आ शब्द बना राजा। देखो मैं समझाती हूँ। मैं इसके अंदर आ की मात्रा है, इसके अंदर भी आ की मात्रा है, और र जो है झ में हलंत लगा देना है। हाँ, तो उसी तरीके से अलग किया जाता है कि उसी तरीके से ई की मात्रा, यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा टेबल दिया है। ई की मात्रा तो क जमा ई जमा स जमा आ जमा न जमा ई, किसान, भीम, सुनार, पूजा, पृथ्वी, बैल, पैसा, पैसा, डोर, मौन। तो वहाँ पे उस तरीके से आपको मात्राओं के आधार पर उसका वर्ण विच्छेद दिया है। देखो यहाँ पे सारे स्वर आगत ध्वनि, र वाले, चंद्र बिंदु वाले, रेफ वाले, पदेन वाले, किस तरीके से उसका विच्छेद हुआ है शब्दों के आधार पर, वो सारी चीज़ें। जैसे कंधी तो क जमा अम आएगा, ध और बड़ी ई आएगा। स्वतः तो ह में भी अह आएगा। आँख तो चंद्र बिंदु। धर्म तो र के रूप में इसका रकार लेना है। ब्रह्म तो भ लिखो, हलंत लगाओ, तब र जरूर करना। क्यों करना है? क्योंकि ब्रह्म लिखा है, यहाँ क्या लगा है? पदेन लगा है। राष्ट्र, स्वाद, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, सबको जैसे आगे पढ़ा है उसी तरीके से इस टेबल में उसको वर्ण विच्छेद के रूप में लिया गया है। ये टेबल आपको लर्न करना है। इसी तरीके से हम इसको संधि विच्छेद के रूप में ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने जूम क्लास पे पढ़ ली है। वर्ण के मेल शब्द से विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण मेल कहलाता है। शब्द जमा अ जमा ब जमा ब जमा द जमा अ शब्द। तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे। श्रम दिया है तो उसको अलग करो, अलग करके दिया है तो इसको शब्द बनाओ। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिया है। देखो आपको अलग करके दिया है तो आपको शब्द बनाने हैं, आपको शब्द दिया है तो आपको अलग कर देना है। और MCQ आएंगे, पहचानने होंगे कि जो दिया शब्द है उसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। अलग करके दिया है तो उसका सही अलग अलग किस तरीके से होगा, कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी, उसका ध्यान रखना है। उच्चारण भाषा के वर्णों के मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, अतः इस भाषा को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। सभी वर्णों के बोलने के लिए मुख से भीतर एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है। वर्णों का उच्चारण शुद्ध न होने से लिखने में भी गलतियां हो जाती है। ये अशुद्धियाँ स्वर तथा व्यंजन दोनों में हो सकती है। हम जब बोलते हैं तो हमारे बोलने में और लिखने में किस तरीके की गड़बड़ होती है, किस तरीके के शब्द बदल जाते हैं। जैसे कि ये है दिन और ये है दिन। ये दिन जो होता है उसका अर्थ होता है गरीब और इसका अर्थ होता है सुबह।
तो सिर्फ ई की मात्रा बदलने से अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। ऐसा ही हमें यहाँ पे दिया है। आगामी शब्द बनता है आगामी, पारिवारिक शब्द बनता है पारिवारिक, अलौकिक शब्द बनता है अलौकिक, आहार शब्द बनता है आहार, अधीन अधीन, कवियत्री कवयत्री कवयत्री, ठीक है। पत्नी पत्नी, परीक्षा परीक्षा, दीपावली दीपावली, व्यक्ति व्यक्ति, ऊ और बड़ा ऊ, ए और ऐ से कैसे बनते हैं? पूजा पूजा, कुआ कुआं, गेहूँ गेहूँ, पशु पशु, ऐनक ऐनक, जय जय, जैसा जैसा, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, रोशनी रोशनी, अलौकिक अलौकिक, पौधा पौधा, वृक्ष वृक्ष, पृथ्वी पृथ्वी, कृपा कृपा, दांत दांत, चंदनी चांदनी, महंगा महंगा, बांसुरी बांसुरी, सांप सांप, वहाँ प्राण प्राण, अण और न में किस तरीके से जहाँ न लगाना है वहाँ पे न लगा देते हो, जहाँ न लगाना है वहाँ पे अण लगा देते हैं। तो उसका भी यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध रूप दिए हैं। प्राण प्राण, करण करण, गणेश गणेश, रामायण रामायण, चरण चरण, मरण मरण, अनपढ़ अनपढ़, ढ और ढ में भी गलत उच्चारण, ढक्कन ढक्कन, चिढ़ाना चिढ़ाना, लड़ाई लढ़ाई, यहाँ पे लड़ाई है, चढ़ चढ़, चढ़ाई चढ़ाई, तो उस तरीके के रूप बदल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ श क्ष और स से अशुद्धियाँ, सुशोभित सुशोभित, अमावस्या अमावस्या अमावस्या, षटकोण षष्टकोण, विष्णु विष्णु, विशेषण विशेषण, नमस्कार नमस्कार, पृष्ठ पृष्ठ, प्रसाद प्रसाद, लक्ष्मण लक्ष्मण, पूज्य पूज्य, पांचवा पांचवा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, पूर्व पूर्व, जजमान यजमान, पत्थर पत्थर, शुद्ध शुद्ध। अभ्यास कार्य की बात करें तो ये सारे अभ्यास कार्य भी मैंने आप सबको भेज दिए थे। अभ्यास कार्य को आपको पूरे अच्छे से करना है और फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन वन को ही सिर्फ आपको नोटबुक में लिखना है, बाकी सब आपको हिंदी के ग्रामर टेक्स्ट बुक में ही करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति है, ट्रू एंड फॉल्स है और शुद्ध अशुद्ध शब्दों को पहचान कर लिखना है। तो अभ्यास कार्य बड़ा ही आसान है, इजी है, अच्छे से कर सकते हो। जहाँ पे भी ना समझ में आए मुझे बताना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं इसके बाद एक नए वीडियो में जिसका नाम है वाक्य विचार।